बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर सईदा मरियम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हमने थर्ड एप्लीकेशन पढ़नी है। हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। दो प्लेट्स होंगी, वो पैरेलल होंगी और दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज होगा। ऑपोजिट चार्ज का मतलब है एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो आपने दोनों प्लेट्स लेनी है वो इन्फिनिट एक्सटेंट की होनी चाहिए। बच्चों, इन्फिनिट एक्सटेंट का मतलब ये है बहुत बड़ी प्लेट होनी चाहिए। अब यहाँ बोर्ड पे मैं बहुत बड़ी इन्फिनिट प्लेट नहीं ड्रॉ कर सकती, तो मैंने उसके एक छोटा सा पोर्शन पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रॉ किया है। अब ये प्लेट आपको 2 डायमेंशन में नजर आ रही है। असल में ये प्लेट्स कैसे होंगी बच्चों? असल में ये प्लेट ऐसे होंगी 2 डायमेंशन में, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इन दोनों प्लेट्स के सेंटर वाला जो सेंटर में कोई पॉइंट है, वहाँ हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, हमने क्या किया था कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है उसके इर्द गिर्द हम इमेजिन करते हैं एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है? एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होती है। अब गॉसियन सरफेस आप अपनी मर्जी की इमेजिन कर सकते हो, किसी भी शेप में इमेजिन कर सकते हो। अब हम इमेजिन वो वाली सरफेस करते हैं जिसके साथ कैलकुलेशन करना आसान है। तो आज अच्छा, आपकी बुक में 2 डायग्राम बनी हुई है, एक इस तरह से बनी हुई है और एक इस तरह से बनी हुई है। बच्चों, इस तरह प्लेट्स हैं, उनको ऐसे करके आप रख दें, सेम ऐसे प्लेट्स हो जाएंगी। लाइक आपके पास ये 2 प्लेट्स रखी हुई हैं, मैं आपको दिखा दूं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है और इनके अंदर एक पॉइंट पे आपने इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमने जो यहाँ पर गॉसियन सरफेस इमेजिन की है बच्चों, वो आपके पास ये इस तरह से एक रेक्टेंगुलर क्यूब, आप एक बॉक्स, होलो बॉक्स इमेजिन कर लें। होलो का मतलब होता है खाली। एक ऐसा बॉक्स होगा जो अंदर से खाली होगा। मैं आपको डस्टर से एग्जांपल दे रही हूँ। अब बच्चों, इसकी 6 साइड्स हैं। एक इसकी ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड, 2 साइड्स, 3 4 5 6 साइड्स हैं। अब हम क्या करेंगे, 6 की 6 साइड्स में से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा उसे फर्दर कंप्यूट कर लेंगे। अच्छा बच्चों, अगर ये ऐसे रखा हुआ है, रखा कैसे है? इसकी जो ऊपर वाली साइड है ना, वो पॉजिटिव प्लेट के अंदर जा रही है। ठीक है, ऊपर वाली साइड कहाँ जा रही है? पॉजिटिव प्लेट के अंदर जा रही है। और इसकी जो नीचे वाली साइड है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के सेंटर में जो खाली जगह है, यहाँ पर आ रही है। इस तरह से आधी जो है ये ऊपर वाली साइड प्लेट के अंदर गई हुई और ये ऐसे है। ये हमने खुद इमेजिन करना है। ये 3D डायग्राम है, बोर्ड में मैंने 2 डायमेंशनल बनाया हुआ है। अब फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं इस वाली साइड का। अब वेक्टर एरिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करते हैं। आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन बना दी मैंने। ठीक है बच्चों, अब कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये आपके पास रखा हुआ है आपके पास गॉसियन सरफेस। अब इसके ऊपर वेक्टर एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। अब इन दोनों में आप मार्कर्स को जरा अगर एरो हेड कंसीडर करें, इन दोनों में एंगल क्या बन रहा है? 90। तो आपके पास cos 90 क्या होगा? 0। EA cos 90 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अब सेकंड सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, ये वाली साइड। अब इस सरफेस के ऊपर बचे वेक्टर एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, ये वाली सरफेस, वेक्टर एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, और आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है बच्चों, इधर देखो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर बच्चों एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो अगेन सेकंड फ्लक्स में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं ये ऊपर वाली सरफेस की। यहाँ पर बच्चों वेक्टर सरफेस ऐसे होगी, नॉर्मल टू द प्लेन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो इन दोनों में बच्चों देखो, यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। अगेन फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा। इस वाली सरफेस की ऑपोजिट वाली सरफेस की बात करें, अगेन यहाँ पर वेक्टर एरिया ऐसे आएगा, इस तरीके से, और इसके नीचे आप जरा करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू, तो बच्चों ऐसे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ साइड की, जो इसके अंदर है। अब आप लोगों के पास अगर हम बात करें तो प्लेट के नीचे वाली साइड पे चार्ज है। मतलब आप लोग, अगर मैं कैपेसिटर की आपको प्लेट की एग्जांपल दूं बच्चों, इधर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इधर इस तरफ वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी सरफेस के ऊपर। तो आप लोगों ने फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या पढ़ा था? अगर मेटालिक सरफेस के ऊपर चार्ज हो तो वो अंदर से जो है वो फील्ड फ्री रीजन होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में बच्चों आप ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर चार्ज प्लेट की सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं है, तो अंदर वाली साइड पे E की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब E की वैल्यू 0 हो जाएगी, आप EA cos थीटा में 0 पुट करेंगे, तो फिफ्थ सरफेस जो अंदर वाली साइड है वहाँ पर भी फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। अब बात करते हैं ये वाली सरफेस की। इसके ऊपर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आपके पास बच्चों ऐसे है, इस तरीके से, और फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी बच्चों ऐसे है। तो आपके पास के 2 पैरेलल वेक्टर बन गए इस सरफेस के लिए। ठीक है, इस सरफेस के लिए ये 2 पैरेलल वेक्टर बन गए। पैरेलल वेक्टर में एंगल क्या होता है? 0। तो cos 0 आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो फ्लक्स आपके पास आ जाएगा EA। गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। गॉसेस लॉ होता है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज।
चार्ज आपके पास क्या था, इन्फिनिट एक्सटेंट की शीट है, तो हम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी लेंगे। चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। हमें चार्ज चाहिए, एरिया यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो यहाँ पर आपके पास सिग्मा ए, किसकी वैल्यू आ गई, टोटल चार्ज की। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो ई ए बराबर आ गया सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। बच्चों बताएं इसमें से कैंसिल क्या हो रहा है, एरिया और एरिया दोनों साइड पे कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आई है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नीट्यूड है, अगर हम डायरेक्शन में लिखना चाहें तो यूनिट वेक्टर आर लगा देंगे। और आर की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, जो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से लेकर नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, ठीक है। ओरिजिनेट होगी पॉजिटिव प्लेट पे और एंड होगी नेगेटिव प्लेट पे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी और ये आपका टॉपिक यहाँ वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा स्टूडेंट, पेज नंबर 28 आपकी बुक का पेज है, शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। 12.1 शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ने लगी हूँ, आप अपनी बुक खोल के देख लीजिए। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं आपके पास जो पोटेंशियल है ना वो कांस्टेंट है। तो आप लोगों ने बच्चों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो एक फॉर्मूला पढ़ा था, नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट का फॉर्मूला पोटेंशियल का, आपने, अब वो कह रहा है कि जो v की वैल्यू है ना वो कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है तो चेंज इन v क्या हो जाएगा, जीरो, डेल्टा v जीरो हो जाएगा। ऊपर वाले फॉर्मूले में डेल्टा v की वैल्यू जीरो पुट करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो आपके पास इस केस में इसका आंसर होगा जीरो। ये मैंने बोर्ड पे सॉल्व कर दिया, बच्चों देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है 12.2, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। वो कह रहे हैं आपके पास एक चार्ज है, आप उस चार्ज में जो फील्ड लाइंस हैं, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के केस में, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के केस में अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती हैं। वो कह रहे हैं आप इस रास्ते को अख्तियार करें, आप इस रास्ते को फॉलो करें, आप यहाँ चल रहे हैं। अब आप बताएं जब आप चल रहे हैं यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं तो ई की वैल्यू और वी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब बच्चों मुझे बताएं, आप वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं तो आर क्या हो रहा है, इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ई और वी फॉलो करते हैं तो आपके पास डिस्टेंस बढ़ाने से ई की वैल्यू भी कम होगी और वी की वैल्यू भी कम होगी। तो आपके पास आंसर आएगा बोथ विल डिक्रीज, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ई और वी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है आपके पास 12.3। बच्चों 12.3 में वो आपसे कह रहा है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डेट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। आप क्या करेंगे, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो आप यूज़ करेंगे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ये मेटल के कैप है और ये उसकी गोल्ड लीफ है। अब ये आप क्या करेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करती है, ये बताती है कि कोई बॉडी जो है वो चार्ज है या न्यूट्रल है, या अगर उसके ऊपर चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। हम क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करेंगे। इसके फॉर एग्जाम्पल हम इसके पास पॉजिटिव प्लेट लेकर आ रहे हैं कैपेसिटर की। जब आप पॉजिटिव प्लेट लेकर आएंगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगी, रिपल्शन। अब रिपल्शन होकर पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो लीफ जो है वो डाइवर्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर गोल्ड लीफ की डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी तो हमें पता चल जाएगा पॉजिटिव प्लेट है, और अगर आपके पास गोल्ड लीफ की डाइवर्जेंस इंक्रीज नहीं होगी, कम हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है, ठीक है बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.4, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। अब वो कह रहे हैं आप बताएं, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, वो सेम पैरेलल प्लेट्स में, सेम चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है, उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी। दोनों अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं तो बच्चे ये प्लेट भी रिपेल करेगी और ये वाली प्लेट भी रिपेल करेगी। दोनों प्लेट रिपेल करेंगी तो इनकी ई की वैल्यू जो है वो बराबर होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जब ई और ई को हम ऐड करेंगे लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ई माइनस ई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी जीरो। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई की वैल्यू यहाँ आप जीरो पुट करेंगे तो फोर्स जो एक्ट करेगी वो मिनिमम होगी, वो जीरो हो जाएगी। सेकंड केस में वो कह रहा है ऑपोजिटली चार्ज प्लेट हो, एक प्लेट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आप बीच में पॉजिटिव चार्ज को रखें। बच्चों आपको पता है ये उसको रिपेल करेगी प्लेट, ये उसको अट्रैक्ट करेगी, ई और ई दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो E प्लस ई टू ई बन जाएगा और आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आएगी, ठीक है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती बच्चों। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लाइक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, अगर ये क्रॉस कर रही हो, लाइक इस तरह से क्रॉस कर रही हूँ, ठीक है,
अगर ये क्रॉस करेंगे तो एक पॉइंट पे ई की एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो जाएंगी ना, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी एक वक्त में एक ही डायरेक्शन होती है किसी एक पॉइंट पे। तो अगर ऐसा होगा तो उनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। इसलिए हम कहते हैं ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। 12.6 है, इफ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ mass m is released in a non uniform electric field। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है चेंज है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है कहीं कम है, विथ फील्ड लाइन पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। वो कह रहे हैं आप एक पॉइंट चार्ज को यहाँ छोड़ दें इस तरह की फील्ड में, ठीक है, ये आपके पास फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, आप इस पॉइंट चार्ज को छोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको छोड़ रही हूँ, तो क्या करेगा, रिपल्शन होगी, रिपल्शन के केस में फील्ड लाइन को फॉलो करेगा। अब फील्ड लाइन तो स्ट्रेट होती है, तो अगर रिपल्शन के केस में ये फील्ड लाइन को फॉलो करेगा तो रेक्टिलिनियर मोशन शो करेगा। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो सेम लेवल अट्रैक्ट करेगा, फिर भी वो सीधा ही जाएगा, तो आपके पास वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। तो इस केस में आंसर होगा हमारा यस, इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, क्योंकि फील्ड लाइन स्ट्रेट होती है, रेक्टिलिनियर मोशन को शो करती है। नेक्स्ट है, इस ई नेसेसरीली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून। एक बलून है उसके ऊपर जो है चार्ज है, इफ बलून इज स्फेरिकल है, एज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। वो कह रहे हैं आप बताएं कि उस पूरी सरफेस पर ना एक बलून है, स्फेरिकल बलून, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया हुआ है। वो कह रहे हैं आप बताएं उसके अंदर ई की वैल्यू जीरो होगी। तो बेटा आपने फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में क्या पढ़ा था कि अगर किसी स्फीयर के ऊपर चार्ज हो और स्फीयर के अंदर हमने फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, आपने गॉसेस लॉ लिख दिया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर जो है चार्ज की वैल्यू जीरो है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज की जगह यहाँ जीरो पुट करें तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता है ई डॉट ए होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, ई डॉट ए जीरो आ जाएगा। अब डायग्राम देख के बताओ, किसी बलून का किसी स्फीयर का रेडियस कभी जीरो हो सकता है, एरिया जीरो हो सकता है, नहीं ना। तो एरिया जीरो नहीं हो सकता तो फिर दूसरी क्वांटिटी कौन सी है जो जीरो होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी जो जीरो होगी। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस केस में जीरो होगी एज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। हमारा 8th शॉर्ट क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट दैट total number of lines of forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface। वो कह रहे हैं आप मुझे बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितना अंदर चार्ज है किसी क्लोज सरफेस में, जितना चार्ज है उतनी ही फील्ड लाइन बाहर आ रही है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू हम कहेंगे यस, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस। तो बच्चों आपके पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इक्वालिटी और कांस्टेंट हटाओ तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी। तो आपके पास फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा क्यू के। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया। ये है फील्ड लाइन कितनी एक यूनिट एरिया में से पास हो रही है, और ये है चार्ज। अब देखो बच्चों, अगर क्लोज सरफेस में ये चार्ज था तो फॉर एग्जांपल 7 निकल रही है फील्ड लाइन, अगर मैं चार्ज यहाँ 2 क्यू कर दूंगी, डबल कर दूंगी, तो फील्ड लाइन में क्या हो जाएंगी, ज्यादा। तो बच्चे चार्ज ज्यादा होने से फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो फील्ड लाइन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। बच्चों हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। वो कह रहे हैं आप बताएं इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे या लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। तो बच्चों हमारे पास अगर हम एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है और बीच में हमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, तो वो कह रहे हैं बताएं कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। बेटा पॉजिटिव को जो चार्जेस होते हैं उसको हम कहते हैं ये हाई पोटेंशियल पे हमने अज्यूम किया है, कंसिडर किया है, और नेगेटिव प्लेट जो है वो लो पोटेंशियल पे। तो बेटा यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगी, रिपल्शन, और इलेक्ट्रॉन में और पॉजिटिव प्लेट में क्या होगी, अट्रैक्शन। तो हमेशा किसकी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन बच्चों, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों में आता है, ठीक है बच्चों। आपकी बुक का पेज नंबर 28 पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, 29 पर भी हैं। 28 में मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोल रही हूँ, जरा देख लीजिए बुक से। 12.1 कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैथ की वैल्यू दी हुई है, चार्ज दिया हुआ है, बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। जी की वैल्यू भी गिवन है। अब वो कह रहे हैं दो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, सेम ऑब्जेक्ट का मतलब है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब है उनके मैसेज भी सेम है, m1 m2 भी सेम है, चार्ज भी सेम है, q1 q2 भी सेम है। मैथ की वैल्यू 10 ग्राम दी हुई है, इसे हम जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 kg आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू उसने माइक्रो में दी हुई है, माइक्रो कूलम में, तो माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। डिस्टेंस दिया हुआ है कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं आपस में 10 सेंटीमीटर के फासले पर हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। जी की वैल्यू गिवन है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
के की वैल्यू आप सब बच्चों को याद है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, एफ ई ओवर एफ जी। एफ ई इज इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों फॉर्मूला आपने कूलम लॉ में पढ़ा है, इसका फॉर्मूला फर्स्ट आपके पेज पे, एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, एफ जी इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। बेटा ये के की वैल्यू, क्यू की, Q2 की, आर की, जी की, M1 M2 और आर की सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करें, कैलकुलेशन करें। ये आज की आपकी असाइनमेंट है। आपके पास एफ ई की वैल्यू निकलती है 360 न्यूटन, एफ जी की वैल्यू निकलती है 6.67 × 10⁻³ न्यूटन। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, रेशियो लेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 5.4 × 10⁻14। अब बच्चों यहाँ देखिए मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखा हुआ। अब सवाल है यहाँ यूनिट क्यों नहीं लिखा हुआ? बेटा यूनिट जरा सुन लीजिए क्यों नहीं लिखा हुआ। बेटा ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी फोर्स है, तो ऊपर भी फोर्स है तो इसके यूनिट क्या होंगे, ऊपर न्यूटन, नीचे भी क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा तो कोई यूनिट नहीं होगा। जो सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, कोई उसमें यूनिट नहीं होता। 12.2 जो है वो थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी आप 12.3 देखें बच्चों। अब पॉइंट चार्ज Q -8.0 × 10⁸ कूलम, उसने चार्ज की वैल्यू बता दी। इस प्लेस एट दी ओरिजिन, वो ओरिजिन पे रखा हुआ है बच्चों, XY प्लेन मैंने यहाँ पे बनाई है और यहाँ सेंटर पे ओरिजिन पे -Q चार्ज रखा हुआ है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द Z एक्सिस। ओरिजिन से Z एक्सिस की तरफ आप आएँ और 2 मीटर के फासले पे, ये 2 मीटर के फासले पे इस पॉइंट पे आप बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाना है। Q की वैल्यू गिवन है, लिख दी, डिस्टेंस की वैल्यू हमने लिख दी। हमने E फाइंड करना है, E का फॉर्मूला होता है के Q ओवर आर स्क्वायर, तो K की वैल्यू आपने पुट कर दी, Q की वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दी, R की वैल्यू भी पुट कर दी, तो आपके पास आंसर आया है 1.8 × 10⁻²। अब बच्चों यहाँ पे माइनस का क्या मतलब है, और अब Z डायरेक्शन की बात हो रही थी तो उसका यूनिट वेक्टर K कैप है, वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। अब माइनस आ गया बच्चों, माइनस का मतलब ये है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स नेगेटिव Z एक्सिस, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ आंसर आएगा वो इस तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक है, नेगेटिव Z एक्सिस की केस में। बेटा मैंने 3D डायग्राम बनाई है ये XYZ को, ठीक है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड हो रहा है, थैंक यू।